देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। रूस यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने वाला पहला धमाका हो चुका है। ये धमाका ईरान की राजधानी तेहरान की डिफेंस फैक्ट्री में हुआ है। डिफेंस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने के पीछे यूक्रेन की साजिश हो सकती है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन के विरुद्ध सीधा युद्ध छेड़ने की तैयारी है। पुतिन का त्रिशक्ति गठबंधन यूरोप विजय के लिए तैयार हो चुका है। अब युद्ध में ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें उतरने वाली हैं जो यूरोप विनाश का कारण बन सकती हैं। देखिए क्या है पुतिन का त्रिशक्ति आघात और सातों महाद्वीप में युद्ध का खतरा क्यों मंडरा रहा है। सातों महाद्वीपों में बारूदी तूफान। दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़ा विनाशक संग्राम। आशंकाएं पहले से ही थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध विस्तार निश्चित है। अब इसके प्रमाण भी मिलने लगे हैं कि युद्ध की आग एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया से अमेरिका तक फैलने लगी है और ये आग ही दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। दूसरा विश्व युद्ध एशिया और यूरोप में लड़ा गया, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध धरती के सातों महाद्वीप में छिड़ने वाला है। इसका कारण बन सकता है ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर नजर आता ये काला धुआं। यूक्रेन का दावा है कि तेहरान में रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी है और यहां शाहिद आत्मघाती ड्रोन के हिस्से तैयार किए जाते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि तेहरान में कोई डिफेंस फैक्ट्री नहीं है, लेकिन इजरायली मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि तेहरान की जिस फैक्ट्री में आग लगी वो रक्षा मंत्रालय की है। ईरानी फैक्ट्री में लगी आग की वजह की जानकारी नहीं बताई गई, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने सुपर प्राइम टाइम में 28 सितंबर को ही ये बताया था कि यूक्रेन के निशाने पर ईरान की ड्रोन फैक्ट्री है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G7 देशों को एक चिट्ठी लिखी है। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से उन फैक्ट्रियों पर हमले की अनुमति मांगी है जहां ईरानी शाहिद ड्रोन बनाए जाते हैं। मतलब ज़ेलेंस्की की मंशा ईरान, सीरिया और रूस में मौजूद शाहिद ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने की है। अट्ठाईस सितंबर को सुपर प्राइम टाइम ने यह रिपोर्ट दिखाई और 29 सितंबर को तेहरान की डिफेंस फैक्ट्री में आग लग गई। युद्ध की बारूदी आग अब तक यूक्रेन और रूस की जमीन तक सीमित थी,
लेकिन बीते 10 दिन में इस आग का विस्तार हो चुका है। छब्बीस सितंबर को रूस ने ओडेसा पोर्ट पर हमला किया और रोमानिया की जमीन बारूद से धधक उठी। 27 सितंबर को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बड़ा धमाका हुआ, करीब 200 लोग घायल हो गए। धमाके के पीछे यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस का हाथ होने की आशंका जताई गई। उनतीस सितंबर को ईरान की डिफेंस फैक्ट्री में आग लगी और इसके पीछे भी यूक्रेनी साजिश की आशंका है। क्योंकि यूक्रेन पर ईरानी कामिकाज़े ड्रोन से ही हमले हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन रूस के साथियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे ये जंग महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। ईरान की डिफेंस फैक्ट्री पर हमले के जवाब में ईरान यूक्रेन के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने को तैयार है। अब यूरोप विजय प्लान के तहत ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी जंग में आने वाली है। अमेरिका के ISW यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि ईरान जल्द ही रूस को बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रांसफर कर सकता है। उन्नीस सितंबर को ही रूस के रक्षा मंत्री तेहरान दौरे पर गए थे। यहां मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। खबर है कि इसी हफ्ते रूस ईरान का मिसाइल समझौता हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के साथ भी रूस का सैन्य समझौता हो रहा है। ईरान रूस को पहले से ही कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। समझौते के बाद ईरान मिसाइल सप्लाई शुरू कर देगा। नॉर्थ कोरिया भी रूस को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई शुरू कर सकता है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने मिसाइल और मिसाइल तकनीक ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 18 अक्टूबर को ये प्रतिबंधों की समय सीमा खत्म हो जाएगी और उसके बाद यूक्रेन पर कौन सी मिसाइलें बरस सकती हैं, ये जानिए। मिसाइल समझौते के बाद ईरान रूस को पहली मिसाइल दे सकता है। फतह 110 ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल की रफ्तार है 4900 किलोमीटर प्रति घंटा। ईरान से रूस को दूसरी मिसाइल मिलेगी जुल्फिकार। ये भी SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। इसकी क्रूज स्पीड 9250 किलोमीटर प्रति घंटा है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस सैन्य समझौता कर रहा है और किम जोंग रूस को हावसल-1 मिसाइल दे सकता है। ये एक क्रूज मिसाइल है, धरती के बहुत करीब उड़ती है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 4500 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। रूस को नॉर्थ कोरिया से मिलने वाली दूसरी एडवांस्ड मिसाइल हो सकती है हावसल-2। ये भी एक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। मिसाइल की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वासल मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन किम जोंग 24 फरवरी 2023 को कर चुका है। अब सतह के बहुत नजदीक उड़ने वाली ये मिसाइलें यूक्रेन का विनाश बन सकती हैं। रूस युद्ध में लंबे समय से मिसाइल हमले कर रहा है और प्रोडक्शन से ज्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब युद्ध के मैदान में मिसाइलों का नया जखीरा आने से रूस की ताकत बढ़ेगी। रूस को मिलने वाली ये मिसाइलें यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों का जवाब होंगी।
ईरान और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें रूस पहुंचने वाली हैं और ईरान ने खुलेआम अमेरिका को चुनौती देनी शुरू कर दी है। ये है अमेरिका का AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर। रूस ने अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर को अरब की खाड़ी में घेर लिया। सत्ताईस सितंबर को अमेरिका का वाइपर हेलीकॉप्टर अरब की खाड़ी में गश्त लगा रहा था। अमेरिकी हेलीकॉप्टर अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में था। अमेरिका के मुताबिक ईरानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर पर लेजर लाइट चमकाई। हेलीकॉप्टर की उड़ान को बाधित करने की कोशिश की गई। हेलीकॉप्टर और पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूक्रेन जंग में रूस अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है और एशिया में ईरान और नॉर्थ कोरिया अमेरिका से टकराने को तैयार है। यानी अमेरिकी खेमे को घेरने का बंदोबस्त हो चुका है। युद्ध की जो आग अभी यूरोप के एक हिस्से में भड़क रही है, अमेरिका पर सीधा हमला होते ही सातों महाद्वीपों में मिसाइलों की गर्जना शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुसक पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला किया है। कलुगा क्षेत्र पर भी किए गए हैं बड़े ड्रोन हमले। कुसक में रूसी पावर स्टेशन तबाह हो गया है। रूसी एयर डिफेंस ने गिराए हैं 11 ड्रोन। कलुगा में सभी हमले लेकिन नाकाम करने का दावा भी किया जा रहा है। देखिए किस तरह से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि लेकिन कलुगा में जितने भी हमले किए गए उन सभी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, इसका दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जब जब रूस ने यूक्रेन पर प्रहार किया है, तब तब यूक्रेनी सेना ने भी विध्वंसक अंदाज में पलटवार किया है। शायद यही वजह है कि बीते 19 महीनों से जारी इस जंग में रूस के करीब 90 लड़ाकू विमान खाक हो चुके हैं। जानते हैं ये कैसे संभव हुआ? ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन स्काईफॉल के जरिए। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और करीब 1700 से ज्यादा अटैक ड्रोन मिलेंगे। बस फिर क्या है, इस बात से भड़के पुतिन ने भी अब अपने सबसे खूंखार और एडवांस्ड आसमानी जंगबाजों को वॉर जोन में झोंक दिया है ताकि यूक्रेन के चैप्टर क्लोज कर सके। तो क्या इसके बाद खुले आसमान में पहले से ज्यादा विनाशक और प्रचंड युद्ध होना तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। महीनों की जंग में भले ही यूक्रेन का कोना कोना तबाह हो चुका हो, मगर ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने भी रूस जैसे ताकतवर मुल्क को गहरे जख्म दिए। यूक्रेन की सेना ने सॉलिड डिफेंस और अटैक सिस्टम के जरिए रूस के हर आसमानी प्रहार को नाकाम किया, बल्कि इसके साथ साथ पुतिन के दर्जनों आसमानी जंगबाजों को तबाह भी किया, एयर जोन में राख भी किया। इतना ही नहीं, एयरबेस पर खड़े लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को खाक भी किया। बीते 19 महीनों में रूसी वायुसेना को जो नुकसान हुआ है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अब तक रूस के 90 विमानों को तबाह किया है, जिसमें 80 तो लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 10 हेलीकॉप्टर्स भी यूक्रेन ने खाक किए हैं। वाकई ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि रूस जैसे महाबली को वॉर जोन में चित करना कोई मामूली बात नहीं।
लेकिन यूक्रेन ने अपने दमखम और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के जरिए रूसी वायुसेना के जंगबाजों को आसमान में ही ढेर कर दिया। अब आपको बताते हैं कि बीते 19 महीनों में रूस के जिन 80 एयरक्राफ्ट के तबाह होने की बात की जा रही है, उसमें कौन कौन शामिल है। चौबीस फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और तब से लेकर अब तक रूसी वायुसेना के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट खाक हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद है Su-25 फाइटर जेट की। रूस के करीब 30 Su-25 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन ने मार गिराया है। इसके अलावा रूसी वायुसेना के 21 Su-34 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी यूक्रेन की सेना ने शॉट डाउन किए हैं। वहीं 19 महीनों की जंग में रूस के 11 Su-30 SM मल्टी रोल फाइटर जेट भी यूक्रेन ने तबाह कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस के 3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी यूक्रेन ने राख किए हैं, जिनमें से 2 Tu-22 M3S बॉम्बर हैं, तो वहीं एक Tu-95 MS परमाणु बम वर्षक भी है। इसके अलावा यूक्रेन ने रशियन एयरफोर्स के 2 कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट II-22M को भी मार गिराया है। वहीं यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम से रूस के 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया है, जिनमें से 5 II-76S हैं और एक AN-26 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। शायद यही वजह है जिसके चलते रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने सबसे घातक, सबसे खूंखार लड़ाकू विमानों के खेप को वॉर जोन में झोंकने का ऑर्डर दे दिया है। जी हां, रूसी डिफेंस की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रशियन एरोस्पेस फोर्स को 4 Su-57 लड़ाकू विमान सौंपे गए। इसके अलावा रूसी डिफेंस ने 8 Su-35 फाइटर जेट भी दिए हैं। वहीं यूक्रेन के खिलाफ वायुसेना को Su-34 बॉम्बर भी दिया गया है। रूस ने सभी एयरक्राफ्ट को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग का फुल फ्लैश एयर अटैक फेज शुरू हो चुका है और इस बार अग्नि परीक्षा रूस के सबसे एडवांस्ड और सुपर फाइटर्स की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है Su-57 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर का। दुनिया Su-57 को जायंट किलर या फिर आसमानी हत्यारे के नाम से जानती है, क्योंकि इस घातक शिकारी की खासियत है आसमान से ही अपने शिकार को तलाशना और चंद सेकंड में उसे तबाह कर देना। रूस का हवाई योद्धा Su-57 अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थ फाइटर से भी ज्यादा खूंखार है। आसमान में इसकी दहाड़, इसकी गरज, इसकी ललकार सन्न कर देने वाली होती है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, अपने अड्डे से ही दुश्मन के एयर स्पेस पर नजर रखनी हो, तो सुखोई Su-57 का कोई सानी नहीं, क्योंकि इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट बनाता है। आखिर कैसे, वो भी जान लीजिए। सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2440 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर तक है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। किसी भी मौसम में Su-57 लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर जेट को पकड़ नहीं सकता। Su-57 लड़ाकू विमान की बनावट और अटैकिंग स्किल इसे डेडली तो बनाती ही है, लेकिन रूसी डिफेंस ने कुछ वक्त पहले ही एयरफील्ड में दबदबा बढ़ाने के लिए Su-57 को खूंखार मिसाइलों से लैस किया था। जिनमें से सबसे पहला नाम था R-37M का, जिसकी मारक क्षमता करीब 300 से 400 किलोमीटर है। वहीं दूसरा घातक ब्रह्मास्त्र है K-77M, जो 160 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। इसके अलावा Su-57 में R-77 मिसाइल भी लगी है, जो 110 किलोमीटर तक सटीक हमला करती है।
आपको बता दें कि Su-57 में लगने वाली सभी मिसाइलें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की हैं। यानी एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये हर हाल में उसे तबाह करती है, नेस्तनाबूद करती है। इसी मिसाइल पावर के दम पर रूस का ये जंगबाज एयरफील्ड का मोस्ट पावरफुल किलर बना है। ऐसे में Su-57 ने अगर वॉर जोन में दस्तक दी, अगर यूक्रेन, नेटो या फिर यूरोपीय देशों के खिलाफ रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए सुखोई Su-57 नाम का ये आसमानी शिकारी भीषण तबाही मचा देगा। वहीं रूस की विध्वंसक तैयारी को देखते हुए यूक्रेन ने हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। नेटो और यूरोपीय देशों से नए ड्रोन्स और फाइटर जेट की डिमांड की है। हालांकि जल्द ही यूक्रेन को अमेरिकी F-16 फाइटर जेट तो मिलेंगे ही, मगर इसके साथ साथ 1740 किलर ड्रोन्स भी मिलेंगे। मतलब ये कि इस बार रूस यूक्रेन के बीच आसमान में भीषण युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से जो खबर आ रही है वो डोनेस्क से है। डोनेस्क में यूक्रेन ने बम वर्षा की है। रूसी मोर्टार गोदाम पर हमला किया गया है। धमाके से ददक उठा है मोर्टार गोदाम। रूस का गोला बारूद पूरी तरह से तबाह हो गया है। सितंबर महीने की एक एक तारीख बीतने के साथ रूस की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ रूस के मंत्री और ऑफिसर अपने प्रेसिडेंट के बर्थडे को खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी दिन किसी अनहोनी को टालने का भी इंतजाम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के जन्मदिन को फीका करने के लिए यूक्रेन क्रीमिया पर फाइनल हमला कर सकता है। यूक्रेन में जबरदस्त तैयारी चल रही है। क्रीमिया पर अटैक करने वाली सेना के जवानों को बदल दिया गया है। नई रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं ज़ेलेंस्की के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए रूस ने अपने सीक्रेट हथियार को क्रीमिया की पहरेदारी में लगा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का ऐसा फेज जिसे देखकर दुनिया का दिमाग घूम जाएगा। विध्वंस की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर हथियार बनाने वाले वैज्ञानिक भी दंग रह जाएंगे। रूस का एक करिश्माई हथियार अब तक दुनिया के लिए एक पहेली है, लेकिन अब उसकी एंट्री युद्ध में होने वाली है। रूस ने अब तक ना तो इस हथियार का इस्तेमाल किया है और ना ही दुनिया को इसकी ताकत बताई है। नेटो ने इस हथियार को लेकर कई जानकारी जुटाई है। पश्चिमी देशों के जासूसों ने जो पता लगाया, उसके बाद इसे परमाणु हथियारों से भी खतरा बताया गया है। पश्चिमी देशों ने रूस के इस हथियार का नाम सीक्रेट वेपन रखा है। हथियारों को परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक माना गया है। रूस का हथियार अपने आसपास के 3 किलोमीटर इलाके में दुश्मन का सफाया कर देता है। दुश्मन की ताकतवर मिसाइलें, टैंक, ड्रोन, रडार कुछ काम नहीं आता है। आपको इस हथियार के बारे में और बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पुतिन ने इस घातक वेपन को कहां भेजा है और क्यों। वजह अक्टूबर का महीना जो बस अब आने ही वाला है। रूस को जानकारी मिली है कि क्रीमिया में अब मिसाइलों की बरसात होने वाली है। क्रीमिया में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को मलबे में तब्दील करने की तैयारी है। कर्च ब्रिज पर पिछले साल से भी बड़ा धमाका होने वाला है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक
7 अक्टूबर को क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग है। 8 अक्टूबर को क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी कर ली गई है। 7 तारीख को पुतिन का जन्मदिन है और 8 को कर्च हमले का 1 साल पूरा हो रहा है। इन 2 दिनों के लिए दोनों दुश्मनों की तैयारी जबरदस्त है। रूस की चुनौती क्रीमिया को बचाना है और यूक्रेन को क्रीमिया को हासिल करना है। कब्जे, जज्बे और एक दूसरे को मात देने की इस जंग का सबसे बड़ा फेज अब आने वाला है। यूक्रेन ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी क्रीमिया को बचाने और यूक्रेन के हर प्लान को नाकाम करने के लिए अपने सीक्रेट वेपन की तैनाती कर दी है। रूस के इस हथियार का नाम अल्बुगा कॉम्प्लेक्स है। इस हथियार के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी दी गई है। अल्बुगा कॉम्प्लेक्स हवा से हाई फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। नया हथियार यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका के हथियारों को भी कबाड़ में तब्दील करने वाला है, क्योंकि ये कोई बम, मिसाइल या ड्रोन नहीं है। रूस का ये हथियार बारूद नहीं उगलता, लेकिन इसका असर कई किलोमीटर तक होता है। अल्बुगा को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसे जानकर आपको एहसास हो जाएगा कि अब क्रीमिया पर हमला कितना मुश्किल होने वाला है। अल्बुगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिसाइल सिस्टम की तरह है जिससे तरंगे निकलती हैं। अल्बुगा सिस्टम की रेंज 3 किलोमीटर तक है, यानी 3 किलोमीटर तक दुश्मन की तबाही तय। इससे निकलने वाली तरंगे हवा से उड़ रहे ड्रोन को बेकार कर देती हैं। फाइटर जेट का संचार सिस्टम और जीपीएस बंद हो जाता है। टैंक का ऑटोमेटिक लोड करने वाली डिवाइस बंद हो जाती है। आर्टिलरी में खराबी आने से बैरल में धमाके हो सकते हैं। दुश्मन का रडार भी काम करना बंद कर देता है। हालांकि नेटो का दावा है कि रूस का यह वेपन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने अल्बुगा की तैनाती क्रीमिया में कर दी है। क्रीमिया पर हमले के लिए अब तक 4 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। पहला स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। अल्बुगा की तैनाती से क्रीमिया के करीब फाइटर जेट नहीं पहुंच सकेंगे। ड्रोन क्रीमिया की तरफ आते ही कंट्रोलर के काबू में नहीं रहेंगे। वाटर ड्रोन की फ्रीक्वेंसी भी काम करना बंद कर देगी। हालांकि रूस की तैयारियों से यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम का हौसला खत्म नहीं हुआ है। रुस्तम क्रीमिया पर कब्जे की रणनीति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। क्रीमिया में कई बार की नाकामी के बाद अब एक नई क्रीमिया के लिए स्पेशल फोर्स भी बनाई जा रही है। क्रीमिया के लिए स्पेशल फोर्स में नए सैनिकों को शामिल किया गया है। पुराने सैनिकों को दूसरे इलाकों में भेज दिया गया है। ब्रिटेन में ट्रेनिंग लेने वाले सैनिकों को क्रीमिया स्पेशल फोर्स में शामिल किया गया है। हालांकि रक्षा मंत्री रुस्तम ने कमांडर्स को नहीं बदला है। यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन में ट्रेनिंग ले रही थी। माना जा रहा था कि चैलेंजर 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग के लिए जवान ब्रिटेन भेजे गए हैं, लेकिन अब नया खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि ब्रिटिश फोर्स ने यूक्रेन के जवानों और कमांडो को क्रीमिया पर कब्जे के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश फोर्स ने यूक्रेन के जवानों को समंदर से हमले की ट्रेनिंग दी है। किसी पोर्ट सिटी पर कैसे अटैक करते हैं यह सिखाया गया है। छोटे बोट पर छिपकर किसी पोर्ट पर जाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। अब जो जानकारी सामने आई है उससे यही लगता है कि नेटो ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए लंबे समय से तैयारी की है। सितंबर बीतने के साथ ही अब क्रीमिया के रण का क्लाइमेक्स कभी भी शुरू हो सकता है। फिलहाल कर्च ब्रिज को सुरक्षित रखने के लिए भी रूस ने सर्विलांस प्लेन की तैनाती की है। अब इंतजार 7 और 8 अक्टूबर का है, जिस दिन रूस और यूक्रेन की तैयारियों का इम्तिहान होगा और परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध में घात प्रतिघात तेज हो गया है। सर्दियों से पहले दोनों तरफ से हमले बहुत विध्वंसक हो गए हैं।
यूक्रेन के हमलों से रूसी इलाके में अंधकार छा गया, तो वहीं रूस भी यूक्रेन पर निर्णायक हमले कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये सर्दियों से पहले सबसे बड़ी जंग की तैयारी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही सर्दियों की महाजंग के लिए तगड़ी किलेबंदी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का मकसद क्रीमिया है, तो वहीं पुतिन का टारगेट है यूक्रेन विजय। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब जंग एटम बॉम्ब की ओर जा रही है? दोनों तरफ से हमलों की बौछार हो रही है। वार पर वार हो रहे हैं, पलटवार किए जा रहे हैं। एक दूसरे को तबाह कर देने का मंसूबा है। दोनों ही पक्ष हमलों में कोई कसर नहीं रहने देना चाहते। ऐसे बारूदी प्रहार किए जा रहे हैं जो सर्दियों से पहले की सबसे बड़ी जंग होगी। ये हमले, ये बारूद की बरसात, ये घात, ये प्रतिघात सर्दियों के युद्ध की किलेबंदी है। सर्दियों से पहले मजबूत किलेबंदी की कोशिश में रूस और यूक्रेन दोनों ही ऐसे हमले कर रहे हैं जो बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही दहलाने वाले हैं। रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों ने कहर ढा दिया। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस में अंधकार हो गया। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में शुक्रवार रात ड्रोन से हमले किए, तो कुर्स्क में पावर हाउस ध्वस्त हो गया। कुर्स्क की पूरी पावर सप्लाई रुक गई। रूस के कालुगा में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके कहर बरपाया। यूक्रेन के हमलों पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी फोर्स ने यूक्रेन के 11 ड्रोन्स को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि रूस के कुर्स्क और कालुगा के अलावा बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी खेमे को दहला दिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। लेकिन बेलगोरोद के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी फोर्स रूसी दबदबे वाले खेरसोन और डोनेट्स्क जैसे इलाकों में भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक एक ही दिन के हमले में खेरसोन में 8 रूसी अफसर मारे गए। डोनेट्स्क में 38 आर्टिलरी को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। वहीं 12 एपीवी यानी बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया। दावों के अनुसार रूसी एयरपोर्ट पर भी यूक्रेन ने साइबर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साइबर हमलों में रूस का लियोनार्डो एयरपोर्ट ठप हो गया। सर्दियों से पहले यूक्रेन हर तरफ से रूसी सेना पर घातक वार कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूसी सेना की बोट को निशाना बनाया। सर्दियों से पहले रूस भी यूक्रेन पर निर्णायक प्रहार कर रहा है। अवदीवका में रूस ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। अवदीवका में कोक प्लांट पर रूसी सेना ने जमकर रॉकेट बरसाए, जिसके बाद यूक्रेन के प्लांट में भीषण आग लग गई। इन हमलों से प्लांट में मौजूद यूक्रेनी फोर्स के गोला बारूद को बड़ा नुकसान पहुंचा। सर्दियों से पहले दोनों तरफ से सबसे बड़ी जंग की तैयारी है। ये हमले इसी बात के प्रमाण हैं। सर्दियों से पहले रूस
पूर्वी यूक्रेन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी तरह से किलेबंदी कर देना चाहता है। उधर जेलेंस्की की फोर्स दक्षिण पूर्व यूक्रेन से रूसी सेना को हटाकर क्रीमिया की ओर बढ़ना चाहती है। सर्दियों से पहले दोनों ही देशों के हमले एक दूसरे के दबदबे वाले इलाकों में बढ़ गए हैं। यूक्रेन जितने भीषण हमले रूस पर कर रहा है, उससे कई गुना घातक हमले रूसी फोर्स यूक्रेन के इलाकों में कर रही है। यूक्रेन रूस बॉर्डर पर सूमी में पुतिन के फोर्स ने बड़े हमले किए। सूमी प्रांत में रूस ने एक ही दिन में 30 बार बमबारी की। रूसी सेना की बमबारी से खेरसौन भी दहल गया। रूस ने खेरसौन में 671 बार शेलिंग की। रूसी सेना ने आर्टिलरी और ग्रैड एमएलआरएस से खेरसौन में जबरदस्त गोलाबारी की। खेरसौन के रिहायशी इलाकों में भी पुतिन की फोर्स ने हमले किए। रूसी हमलों में यूक्रेन के कई जवानों की मौत का दावा किया गया। उधर डोनेट्स्क के कोस्ती एंटिनिवका में भी रूस ने बड़ा हमला करके अपनी किलेबंदी मजबूत करने की कोशिश की। सर्दियों से पहले यूक्रेन को घेरने और उस पर निर्णायक प्रहार करने के लिए रूसी एयरफोर्स के Ka-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिशन पर जाते देखे गए। वहीं यूक्रेन के ठिकानों पर पुतिन की फोर्स अपने इस अटैक हेलीकॉप्टर से धुआंधार बारूद भी बरसा रही है। रूस की घेरेबंदी के काउंटर में नेटो भी यूक्रेन को सर्दियों से पहले हर तरह से चाक चौबंद कर देना चाहता है। इसी किलेबंदी के तौर पर फिनलैंड ने M46 हॉवित्जर तोपों को यूक्रेन भेजा है। नेटो के दूसरे देश भी इसी तरह यूक्रेन को हथियार भेजकर सर्दियों से पहले यूक्रेन को रूस पर बड़े हमले के लिए तैयार कर देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पंद्रह 16 सितंबर को ब्रिटिश और अमेरिकन मीडिया ने एक खबर जारी की। जानकारी ये दी गई कि पुतिन का करीबी और चेचन वॉरलॉर्ड रमजान कादिरोव गंभीर रूप से बीमार है और कोमा में चला गया है। कादिरोव का बचना मुश्किल है, ये बताया गया, लेकिन 12 दिन के बाद ही कादिरोव प्रकट हुआ और वो भी क्रेमलिन में पुतिन के साथ। पुतिन ने 28 सितंबर को कादिरोव के अलावा एक बड़े मर्सनरी लीडर के साथ बैठक की। इस बैठक में युद्ध का क्या प्लान बनाया गया, वो भी जान लीजिए। जंग में मर्सिनरी और चेचेन लड़ाके रूस की बहुत बड़ी ताकत हैं। इस जंग में इन दो शक्तियों के दो चेहरे हैं। पहला चेचनिया प्रेसिडेंट रमजान कादिरोव और दूसरा वैगनर पीएमसी का पूर्व प्रमुख आंद्रेई त्रुशेव। पहला चेहरा कादिरोव, जिसके बारे में विदेशी मीडिया ने दावे किए कि वो कोमा में जा चुका है, बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इस खबर के झूठ का प्रमाण बनकर 12 दिन बाद खुद रमजान कादिरोव प्रकट हुआ, पुतिन के साथ बातचीत की मेज पर। हंसता हुआ चेहरा पर बीमारी की लकीर नहीं बल्कि चमक के साथ। बातचीत का ये वीडियो क्रेमलिन ने खुद जारी किया। लेकिन 28 सितंबर को क्रेमलिन से एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें वैगनर पीएमसी का पूर्व प्रमुख आंद्रेई त्रुशेव पुतिन से बातचीत करता नजर आया। इन दोनों चेहरों के साथ पुतिन की मुलाकात सामान्य बात नहीं है, क्योंकि दोनों पुतिन के वॉर लॉर्ड हैं। दोनों दुनिया की दो सबसे घातक लड़ाकों वाली फौज के कमांडर हैं।
खुफिया जानकारी ये है कि कादिरोव युद्ध में चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाने वाला है। वैगनर फोर्स के जवान रूसी सेना में भर्ती किए जा रहे हैं। यानी पुतिन की दो सबसे खूंखार सेनाएं एक बार फिर युद्ध के मैदान में होंगी। पहले से ज्यादा तादाद में और पहले से ज्यादा घातक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूक्रेन फिलहाल मिसाइल और ड्रोन से क्रीमिया पर हमले कर रहा है और आने वाले दिनों में खेरसोन की तरफ से पैदल सेना का क्रीमिया पर हमला करने का प्लान है। पैदल सेना के साथ आर्टिलरी भी हमले के लिए भेजी जाएगी। चेचन लड़ाकों को क्रीमिया पर गुरिल्ला हमले रोकने का ऑपरेशन दिया गया। क्रुशेव को पुतिन ने आदेश दिया कि वैगनर फोर्स को दोबारा बाखमुत भेजा जाए। बाखमुत की जीत का श्रेय वैगनर फोर्स को ही जाता है। वैगनर के मोर्चा छोड़ते ही एक बार फिर यूक्रेन ने इस पर कब्जा कर लिया है। पुतिन ने 2 बैठकों में 2 मोर्चों की जिम्मेदारी अपने 2 वॉरलॉर्ड को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन चाहते हैं कि बेलारूस की सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, लेकिन बेलारूस के पास कोई वजह नहीं है। यही वजह है कि बार बार बेलारूस और पोलैंड के बीच तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बेलारूस की सेना एक बार फिर बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। युद्ध का खतरा दिखाने के लिए बेलारूस ने पोलैंड पर हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि पुतिन बेलारूस को लेकर डबल प्लानिंग कर चुके हैं। क्या है पुतिन का प्लान, आप जानिए इस रिपोर्ट से। मिसाइल रेजिमेंट युद्ध का अभ्यास कर रही है। बेलारूस की सेना को इस तरह से युद्ध की तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? बेलारूस की दलील है कि पोलैंड के 2 हेलीकॉप्टर फिर उसकी सीमा में घुस आए। बेलारूस का आरोप सही है या गलत, ये अलग बात है, लेकिन पुतिन की प्लानिंग क्या है, इसका संकेत जरूर मिल रहा है। बेलारूस की सेना लगातार युद्ध की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पुतिन बेलारूस की सेना की मदद लेंगे। मकसद बेलारूस के रास्ते कीव पर हमला करना है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों किम जोंग और लुकाशेंको से मुलाकात के बाद कीव पर हमले के लिए बेलारूस को तैयार रहने को कहा गया है। पुतिन पोलैंड के करीब लगातार तनाव बना रहे हैं ताकि नेटो देशों में भी हमले का डर रहे। माना जा रहा है कि पुतिन भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत कीव पर हमले में नेटो अगर अड़ंगा डालता है तो पोलैंड या रोमानिया जैसे देशों पर बेलारूस के रास्ते हमला किया जा सके। बेलारूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास में रशियन फोर्स भी शामिल है। किसी इलाके पर कब्जा करने का अभ्यास किया जा रहा है। ड्रोन हमले से निपटने का अभ्यास भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में किसी शहर पर कब्जा करके उसको घेरने का अभ्यास चल रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि ये पूरी तैयारी कीव को लेकर है। कीव बेलारूस से बेहद नजदीक है, इसलिए माना जा रहा है कि अब बेलारूस से कीव पर कब्जे का मिशन शुरू होने जा रहा है। बेलारूस के जरिए पुतिन यूरोपीय देशों को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पुतिन नेटो से भिड़ने का प्लान फाइनल कर लेंगे। लेकिन युद्ध में हार और जीत से भी बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया है। एटमी पावर प्लांट के पास 148 ब्लास्ट होने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट को हमलों से कैसे बचाया जाएगा।
रेडिएशन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है कि क्या परमाणु रिएक्टर के पास किए जा रहे हमलों से विनाश का चैप्टर लिखा जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के पास धमाके। ऑपरेशन रिएक्टर, विश्व विनाश का चैप्टर। जिस बात का डर सारी दुनिया को सताता रहा, अब उसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ज़ैपोरिज़िया से अब दंग करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं विनाशकारी धमाके तो कहीं क्लस्टर बमों से हमले। रूस यूक्रेन जंग में जहां ज़ैपोरिज़िया प्लांट के आसपास हमले तेज हो गए हैं, वहीं ज़ैपोरिज़िया के नजदीक अवदीव्का में भी विध्वंसक बमबारी हो रही है। ज़ैपोरिज़िया के आसपास लगातार हमलों से एटमी रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीती रात ज़ैपोरिज़िया के पास 148 हमले हुए। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि ज़ैपोरिज़िया के नजदीक बढ़ते हमलों से एटमी विनाश का खतरा भी मंडरा रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास एक के बाद एक कई सीरियल धमाके किए गए। इसी तरह ज़ैपोरिज़िया के नजदीक अवदीव्का में भी कोक प्लांट पर हवाई हमले किए गए। दावा किया जा रहा है कि अवदीव्का में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में अवदीव्का का प्लांट पूरी तरह भस्म हो गया। ज़ैपोरिज़िया के करीब अवदीव्का में लगातार बमबारी हो रही है। इस बमबारी से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट सीधे निशाने पर है। इन हमलों से ज़ैपोरिज़िया में एटमी रेडिएशन का खतरा साफ दिखने लगा है। लेकिन बीते कई दशकों से चीन और ताइवान के बीच टेंशन जारी है, क्योंकि ताइवान जैसे अदना से मुल्क को ड्रैगन हड़पना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है। वहीं ताइवान पूरी ताकत के साथ चीन जैसे शक्तिशाली मुल्क के सामने खड़ा है। मगर अब साउथ चाइना सी में चीन की नापाक साजिशों को लगाम लगाने के लिए ताइवान ने स्वदेशी सबमरीन बनाई है। आखिर कैसा है ताइवानी सेना का दृश्य शिकारी, आप भी देखिए। जिस दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन का दबदबा है, उसी ब्लू बैटल ग्राउंड में ताइवान का साइलेंट किलर दस्तक देने वाला है। और जानते हैं ताइवान के इस समुद्री शिकारी का नाम क्या है? हाइकोन। जी हां, तस्वीरों में विशाल सी जो सबमरीन दिखाई दे रही है, इसे ताइवान डिफेंस ने तैयार किया है। ताइवान की पहली सबमरीन पूर्ण रूप से स्वदेशी, यानी इसका हर एक पुर्जा ताइवान में ही बनाया गया और जोड़ा गया है। पहली बार ताइवान ने अपनी सबमरीन की झलक दुनिया को दिखाई। पनडुब्बी के इनॉग्रेशन में ताइवान प्रेसिडेंट साई एंग वेंग खुद शामिल हुई। आपको बता दें कि टेस्टिंग के बाद साल 2024 के आखिर तक हाइकोन सबमरीन नेवी को सौंप दी जाएगी। सबमरीन से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक 12,481 करोड़ रुपए में सबमरीन बनकर तैयार हुई है। हाइकोन पनडुब्बी डीजल और बिजली से चल सकती है। इस सबमरीन की तैनाती दक्षिण चीन सागर में की जाएगी। उज्बेकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी का मामला अब स्विट्जरलैंड में भी उठा है। स्विट्जरलैंड ने उज्बेकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी पर इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया है। उज्बेकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोव की बेटी फिलहाल जेल में है, लेकिन उनकी अवैध संपत्ति हांगकांग से लेकर लंदन तक मौजूद है।